हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजातीय शिल्प और चित्रकला को पूरे डिटेल में देखने वाले हैं और यकीन मानिए अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो वन डे एग्जाम से रिलेटेड आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्पल के, जैसे घड़वा कला कहाँ है, मतलब घड़वा जो शिल्प है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, घड़वा कला आखिर है क्या, ये सभी चीज़ों को आज हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात जब घड़वा कला की निकली है तो सबसे पहले घड़वा कला ही देखते हैं। घड़वा कला आखिर है क्या, ठीक है। घड़वा कला देखिए, आज हम बता रहे हैं आर्ट, एक कला के बारे में बोल रहे हैं जहाँ पर हर आपके छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ, खासकर बस्तर बेल्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अपना एक खुद का आर्ट है, अपनी खुद की वहाँ पर एक कला है। तो हम सभी कलाओं को, जितने भी आर्ट है उसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो जिसमें से पहला है घड़वा कला। देखिए इसमें क्या किया जाता है, घड़वा कला के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो इसमें धातुओं के बने, अब धातुओं में कौन कौन से धातु आएंगे, धातुओं में पीतल और कांसा, याद रखिएगा पीतल एवं कांसा, पीतल व कांसा ये दो है, ठीक, याद रखिएगा पीतल और कांसा, और साथ साथ मोम, ये दो चीज आपको याद रखना है। घड़वा कला में एक तो पहली बात है धातु से, और साथ ही साथ मोम को ढालकर, धातु को और मोम को ढालकर, जैसे पिघलाते नहीं है वैसी मोम को ढालकर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की आकृति बनाते हैं, मैं आकृति को दिखा दूंगा, ठीक है। विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, विभिन्न आकृतियां, ऐसे लिख लीजिए, विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, और ये जो आकृति बनाए हैं वो कैसे करते हैं एक्चुअल में, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को पिघला रहे हैं या मोम को पिघला रहे हैं और किसी सांचे में क्या करते हैं, ढालते हैं, और सांचे में ढालने के बाद जो भी वहाँ से बोल सकते हैं, जो भी आकृति बनती है या जो भी वहाँ पे बोल सकते हैं मूर्ति बनती है, ठीक है। घड़वा, इसको धातुओं को पिघला के या मोम को पिघला के जो भी ढालते हैं उससे जो भी प्रकार की आकृति बनती है उसी को ही घड़वा कला कहा जाता है। क्या बोलते हैं, उसी को घड़वा कला कहा जाता है। समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्या बोल रहा हूं मैं, धातुओं को या फिर मोम को ढालकर विभिन्न प्रकार की आकृति को गढ़ने की कला ही क्या कहलाती है, घड़वा कला कहलाती है। समझ रहे हैं। और ये जो है सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये है सर्वाधिक आपके छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में है, सर्वाधिक बस्तर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और बस्तर क्षेत्र में एक जाति है और उस जाति का नाम ही घड़वा जाति है। उस जाति का नाम क्या है, घड़वा जाति है। समझ रहे हैं। तो घड़वा जाति का नाम इसी व्यवसाय, क्योंकि इनका व्यवसाय क्या है, घड़वा कला के द्वारा जो भी प्रकार की, विभिन्न प्रकार की आकृति बनाना है, क्योंकि इनका काम यही है, इसलिए इन जाति का नाम क्या पड़ गया है, याद रखिएगा, इन जाति का नाम क्या पड़ गया है, घड़वा जाति। समझ रहे हैं। तो घड़वा जाति मुख्य रूप से घड़वा कला के लिए, घड़वा आर्ट के लिए मुख्य रूप से वहां पर ये फेमस है। समझ रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर और परंपरागत तरीके से और कौन घड़वा कला के में पारंगत है, परंपरागत तरीके से अगर और कौन है इसमें, अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सी जनजाति और है जो घड़वा कला का कार्य करती है, तो क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा कसेर जाति। कसेर जाति है जो क्या करती है, याद रखना, कसेर जाति के लोग अपनी परंपरागत कलात्मक सौंदर्य के लिए क्या है, यहाँ पर ख्याति प्राप्त है, ठीक है। कौन, कसेर जाति। लेकिन क्वेश्चन आया तो मेनली याद रखना, दो चीज को आपको याद रखना है, एक तो पहला है घड़वा जाति और दूसरा है कसेर जाति, ठीक, इंपॉर्टेंट। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रमुख शिल्पकार कौन है, इसमें प्रमुख शिल्पकार कौन है, प्रमुख शिल्पकार कौन है घड़वा कला के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रमुख शिल्पकार कौन है तो याद रखना इसके लिए है श्री पेदुम। पहला नाम किनका आता है, श्री पेदुम जी का, दूसरा है सुखचंद, दूसरा कौन है, सुखचंद है, और तीसरा है जयदेव बघेल, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जयदेव बघेल, तीसरा है जयदेव बघेल है, और चौथा है मानिक घड़वा, चौथा कौन है, मानिक घड़वा। तो इन चार व्यक्ति है, चार शिल्पकार है जो प्रमुख रूप से किसके लिए फेमस है, ये है घड़वा कला के लिए फेमस है। ये राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित व्यक्ति हैं, कौन, पेदुम, सुखचंद, जयदेव बघेल और आपका मानिक घड़वा, ये राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। क्लियर है। ये क्या करते हैं, आकृतियों में किसकी किसकी आकृति बनाएंगे, अगर क्वेश्चन आए तो ये ज्यादातर जो है देवी की आकृति बनाते हैं, देवी की आकृति बना रहे हैं, पशु पक्षी की आकृति बनाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार ये आकृति बनाते हैं, उसको मैं साइड में आपको इमेज के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। क्लियर।
ठीक, ये तो रहा आपके घड़वा कला के बारे में, जहां पर ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, ये धातुओं के साथ साथ मोम को भी पिघला के क्या करते हैं, ये आकृति बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, घड़वा बोलते हैं। और इस प्रकार की कला को घड़वा कला कहते हैं, जो मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में बनाया, जो मुख्य रूप से आर्ट कहाँ पर फेमस है, बस्तर क्षेत्र में। घड़वा जाति इस प्रकार का काम करती है और इसके साथ ही परंपरागत रूप से कसेर जाति भी इस प्रकार के काम के लिए यहाँ पर ख्याति प्राप्त है। क्लियर है? ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो है मिट्टी शिल्प, और ये भी यहाँ के एक प्रमुख आर्ट में से एक है। छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र से, ये भी क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक मिट्टी शिल्प पाया जाता है, तो वो है बस्तर क्षेत्र में। मोस्टली आपको बस्तर में ही देखने को मिलेगा ये, है ना, मोस्टली कहाँ पर, बस्तरी क्षेत्र में है। तो मिट्टी शिल्प अपनी कहाँ की पहचान रखता है, कौन सी क्षेत्र की पहचान है मिट्टी शिल्प, तो वो है आपके कहाँ, बस्तर क्षेत्र की। मिट्टी से अलग अलग प्रकार से क्या बनाते हैं, ये अलग अलग प्रकार से बोल सकते हैं, आकृति बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। जैसे मैं बात करूं मिट्टी से क्या क्या बनाएंगे, जैसे मटका, स्वाभाविक सी बात है मिट्टी से क्या बनेगा, मटका बन सकता है, मटकी बनेगा, उसके साथ साथ पोला, जो आप देखते हैं पोला है ना, आप पुत्रा पुत्री विवाह के समय, ठीक है, उसके साथ साथ नंदी है, नंदी के साथ साथ हाथी है, हाथी, कई सारी इत्यादि कई सारी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बनाया जाता है, यहाँ आकृति अलग अलग प्रकार की बनाई जाती है। समझ रहे हैं? ठीक, चलिए अगला है, अगर हम बात करते हैं, ये तो हुआ बस्तर क्षेत्र में, सर्वाधिक पूछ दिया जाए तो कहां पर है, यहां बस्तर क्षेत्र में है, कौन सा, मिट्टी शिल्प। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, कहां, बस्तर के अलावा अगर आप देखोगे तो रायगढ़ में भी है, ये रायगढ़ क्षेत्र में, मतलब सरगुजा वाले जो बेल्ट है ना, उस तरफ भी रायगढ़ वाले क्षेत्र में है, सरगुजा क्षेत्र में है, और साथ ही साथ राजनांदगांव क्षेत्र में भी मिट्टी शिल्प जो है, मिट्टी शिल्प अपनी विशेष बोल सकते हैं आवश्यकताओं के कारण वहां पर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन, मिट्टी शिल्प। कहां पर की बात कर रहा हूं मैं, रायगढ़ की भी बात कर रहा हूं, सरगुजा और राजनांदगांव। देखिए बस्तर क्षेत्र में तो है ही, साथ ही साथ रायगढ़, सरगुजा और राजनांदगांव क्षेत्र में भी मिट्टी शिल्प अपने लिए एक प्रमुख बोल सकते हैं, वहां पर एक योगदान विशेषता रखता है। कहां पर, बस्तर वाले क्षेत्र के साथ साथ सरगुजा वाले क्षेत्र में भी। और सरगुजा में एक क्षेत्र है जिसका नाम है लखनपुर। कहां, सरगुजा में लखनपुर के पास, कहां, लखनपुर के पास सोनाबाई। कौन है, सोनाबाई, याद रखिएगा, सरगुजा में लखनपुर के पास है जिसका नाम क्या है, सोनाबाई ने क्या किया है, मिट्टी शिल्प का सुंदर, वहां पर देखा जाए तो सुंदर रचना, वहां पर बोल सकते हैं मिट्टी शिल्प का, एक प्रकार से बहुत सारी मिट्टी के शिल्प बनाकर रखे हैं। कौन, सोनाबाई। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सोनाबाई जो है सरगुजा के लखनपुर वाले क्षेत्र से पूरे के पूरे मिट्टी का एक संसार बरसा के रखी है। कौन, मिट्टी शिल्प का, जिसका नाम क्या है, सोनाबाई। तो क्वेश्चन है सोनाबाई का संबंध किससे है, तो वो है मिट्टी शिल्प से है, जो कि कहाँ की है, सरगुजा में लखनपुर की है। क्लियर है? ठीक, तो पहला क्या हुआ, घड़वा कला, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। दूसरा अगर हम देखेंगे तो मिट्टी शिल्प, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, दूसरा याद रखिएगा मिट्टी शिल्प कहाँ की है, तो मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र की है। तीसरा अगर हम बात करते हैं काष्ठ शिल्प का अर्थ है कि लकड़ी से बनाए हुए कोई भी आकृति। ठीक, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो काष्ठ शिल्प के लिए सबसे विश्व प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है आपके छत्तीसगढ़ में, कौन सा जिला है, तो आपको लगाना है आंख बंद करके बस्तर। दोनों में अंतर समझिएगा, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, बस्तर जो है काष्ठ शिल्प के लिए आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है, सर्वाधिक प्रसिद्ध जिला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं काष्ठ शिल्प का प्रयोग जो है वो कौन कौन सी जनजाति करती है छत्तीसगढ़ में, तो 3 जनजाति है। पहला है कोरकू जनजाति, दूसरी है मुरिया जनजाति, और तीसरा है आपकी सरगुजा में है। सरगुजा में एक जनजाति तो नहीं बोल सकते, सरगुजा के क्षेत्र में कई सारे ऐसे काष्ठ शिल्प बनाए जाते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं कोरकू जनजाति में, तो कोरकू जनजाति क्या करके मृतक स्तंभ, जैसे कोई मर गया, खत्म हो गया मान लीजिए, चारों तरफ एक स्तंभ बनाते, खंबे का जैसे चारों तरफ एक खंबा लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लकड़ी से लगा रहे हैं। तो काष्ठ की कला, शिल्प क्या होता है, काष्ठ कला मतलब लकड़ी से एक प्रकार के आर्ट बना रहे, एक शिल्प है, काष्ठ शिल्प, उसी को आप बोल सकते हैं। तो कोरकू जनजाति क्या करती है, मृतक स्तंभ में इस प्रकार के काष्ठ शिल्प का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मुरिया जनजाति है, इनकी पता होगा, इनके युवा गृह का नाम है, मुरिया जनजाति की युवा गृह का नाम क्या है, घोटुल। तो घोटुल में क्या करते हैं, जैसे श्रृंगार के लिए घोटुल क्या एक युवा गृह है। तो गृह मतलब घर, घर के अगर कुछ श्रृंगार करना है, कुछ सजाना है, उसमें खंबे सजाने हैं, मूर्तियां लगानी है, या किसी भी प्रकार के तीर धनुष लगाने हैं,
किसी भी प्रकार की अगर वहाँ पर मतलब सजावट करना है तो वहाँ पर क्या जाते हैं, सुंदर सुंदर पशु पक्षियों की मूर्तियां बना दी जाती हैं। समझ रहे हैं। तो युवा गृह जैसे घोटुल की सुंदरता बढ़ानी है तो मुरिया जनजाति इस काष्ठ शिल्प का प्रयोग करते हैं। अरे समझ में। सरगुजा में कई सारी अनगढ़ मूर्तियां जो है वो याद रखिएगा काष्ठ शिल्प से बनाई जा रही है। रायगढ़ में भी कई सारे शिल्पकार हैं जो छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हैं। रायगढ़ की बात भी कर रहा हूँ, रायगढ़ में भी कई सारे जो शिल्पकार हैं, काष्ठ शिल्पकार जो छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस है, इवन जो विश्व में काफ़ी फेमस है, वो प्रसिद्ध है। समझ रहे हैं। तो ये काष्ठ शिल्प इसी का मतलब है कि लकड़ी से बने हुए क्या बनाना है, कुछ प्रकार से एक मैं बोल सकते हैं एक कुछ आर्ट बनाना या कुछ लकड़ी से मूर्तियां बनाना या किसी भी प्रकार की, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, यहाँ पर एक स्लाइड में दिखाऊंगा कि वो क्या क्या बनाते हैं एक्चुअल में। ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं जगदलपुर में, बस्तर जगदलपुर में, वहां पर एक मानव संग्रहालय है। मानव संग्रहालय में बस्तर के जनजातियों के द्वारा जो भी काष्ठ शिल्प बनाया गया है, जो भी उनके द्वारा आर्ट बनाई गई है, जो भी उनकी कला है, उनकी बारीकियों को इतनी बारीकियों से बनाए हैं वो, मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर कितनी बारीकियों से वो बनाए हैं। तो उनकी बारीकियों को वहाँ पर इतना आप जाकर अगर आप देखेंगे तो आप पूरे आश्चर्य में पड़ जाएंगे अगर आप वहाँ की मानव संग्रहालय में जाकर उनकी बारीकियों को देखेंगे तो। समझ रहे हैं। ये सभी आपको बस्तर क्षेत्र में मिलेगा, सर्वाधिक भी बस्तर क्षेत्र में मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि उच्च कोटि का काष्ठ शिल्प छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में होगा, तो उच्च कोटि का काष्ठ शिल्प होगा रायगढ़ जिले में। इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक बोल दिया जाए तो बस्तर होगा, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि उच्च कोटि का काष्ठ शिल्प कहां पर होगा, तब आपको लगाना है रायगढ़ लगाना है। समझ रहे हैं। और काष्ठ शिल्प के लिए जैसे मैं आपको बताया था, इससे पहले आपको बताया था कि घड़वा कला के लिए कौन कौन से फेमस है। अगर मैं बात करूं, अभी बताया था घड़वा कला के लिए जैसे श्री पेदुम हो गए, सुखचंद हो गए, जयदेव बघेल हो गए, मानिक घड़वा हो गए, ये सब क्या है, एक प्रकार से घड़वा शिल्पकार है। वैसे ही काष्ठ शिल्पकार में कौन फेमस है, केपी मंडल। ये इंपॉर्टेंट लगाइएगा, सब क्वेश्चन आते हैं। केपी मंडल जो है वो बस्तर से है, वो क्या है, इस काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। ठीक, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा इसके लिए, काष्ठ शिल्प सर्वाधिक कहाँ है, बस्तर में है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए उच्च कोटि का कहाँ पर है, तो वो है रायगढ़ में होगा। क्लियर है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका बांस शिल्प। अब बांस शिल्प नाम से ही समझ आ रहा है कि किससे, बांस से अलग अलग प्रकार की क्या बनाई जाएगी, आकृतियां बनाई जाएगी, अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाए जाएंगे। ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना सूपा बनाया जाता है, ठीक है, आप देखते हैं टुकनी बनाया जाता है, ये सब क्या है, बांस से ही तो बनाया जाएगा ना। ठीक। तो अगर हम बात करें बांस शिल्प का, तो बांस शिल्प सर्वाधिक कहां पर होगा, तो आप सबको पता होगा, पहला तो इसका क्षेत्र होगा बस्तर, और बस्तर के अलावा सरगुजा में भी बांस शिल्प सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं सर्वाधिक मात्रा में बांस से वहाँ पर अनेक अनेक प्रकार की वहाँ आकृतियाँ बनाते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं अलग अलग चीज़ें बनाते हैं वहाँ पर। और उसके अलावा रायगढ़ भी इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो बांस शिल्प के लिए अलग अलग आपके रायगढ़ भी है, सरगुजा भी है, बस्तर भी है, सरगुजा भी है, रायगढ़ भी है। अपने अपने क्षेत्र में परंपरागत रूप से अलग अलग वहाँ पर कलाकार पाए जाते हैं। ठीक, समझ रहे मैं क्या बोलूँ। विशेष रूप से अगर हम देखेंगे, अगर मैं बात करूँ विशेष रूप से बस्तर जिले की जो जनजाति है, बस्तर जिले की जनजातियों में, वहाँ की जो जनजातियां हैं, उन जनजातियों में बांस की बनी जो कलात्मक चीज़ें हैं, बांस की बनी कलात्मक चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या क्या बनाते हैं। कलात्मक चीज़ें स्वयं अपने हाथ से निर्माण करते हैं। खैर ये सब करते हैं, लेकिन जो बस्तर में सर्वाधिक मात्रा में जो बनता है वो सबसे अच्छा बनता है, ये कहा जाता है बांस शिल्प बस्तर में। तो कलात्मक चीज़ें कहाँ पर, अपने हाथ से स्वयं निर्माण करती है, अपने हाथ से क्या करते हैं, स्वयं निर्माण करती है। खैर अपने हाथ से सब करते हैं, बस्तर में भी, सरगुजा में भी, रायगढ़ में भी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सबसे अच्छा कहाँ पर होगा, तो वो होगा बस्तर में। अगर मैं बात करूँ जनजाति की, तो कमार जनजाति का आप नाम बहुत सुने होंगे। कमार जनजाति जो कि मुख्य रूप से गरियाबंद जिले में रहते हैं। काष्ठ शिल्प का, बांस शिल्प का सर्वाधिक काम किनका है, ये है कमार जनजाति का। ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको। तो कमार जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर है, गरियाबंद में है। और जिनका प्रमुख कार्य क्या है, काष्ठ मतलब बांस शिल्प का इनका प्रमुख कार्य है। ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा कमार जनजाति बांस कार्यों के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। किसके लिए, बांस शिल्प के लिए। ठीक है, बांस कार्य के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बांस कला केंद्र कहाँ पर है, बांस कला केंद्र जो भी बांस से बनी चीजें हैं उसके लिए एक सेंटर है, वहां पर आप अपने अपने आर्ट को प्रदर्शित कर सकते हैं। वहां पर बांस कला केंद्र कहाँ है क्वेश्चन आ जाए,
तो वो है बस्तर में है, बस्तर जिले में है। इंपॉर्टेंट लगाइएगा। तो बांस शिल्प से आपको क्या याद रखना है, बांस शिल्प में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा जिला है, तो बस्तर जिला है, ठीक है। और उसके बाद बांस शिल्प के लिए सर्वाधिक कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है, फेमस है, तो याद रखना है कमार जनजाति, जो गरियाबंद में निवास करती है। और बांस कला केंद्र कहां पर है, ये है बस्तर जिले में है। क्लियर है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं अपन। अगला है पत्ता शिल्प, अगला है पत्ता शिल्प, ठीक है। तो पत्ता शिल्प, ये नाम से समझ आ रहा हो कि पत्ता से क्या बनाते हैं, तो पत्ता से मूलतः हम देखा जाए तो झाड़ू बनाया जाता है। पत्ते से क्या बनाएंगे, झाड़ू। दिखाऊंगा आपको मैं पूरा कैसा बनेगा, है ना, मतलब कैसा बनता है झाड़ू, ये दिखा दूंगा, ठीक है। पत्तों से मुख्य रूप से क्या बनाया जाता है, झाड़ू बनाया जाता है। झाड़ू के साथ साथ अन्य कई प्रकार के वहां पर आप क्या बना सकते हैं, उपयोगी चीजें भी बना सकते हैं, प्लस अन्य भी लिख लीजिए, अन्य उपयोगी चीजें, अन्य उपयोगी चीजें। अब उपयोगी चीजों में कोई बहुत इंपॉर्टेंट वाला नहीं है, कई सारी चीजें बना सकते हैं झाड़ू के अलावा, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। अगर हम बात करें एरिया की बात करें तो कौन कौन सा क्षेत्र है, तो फिर से नाम आता है बस्तर, फिर से नाम आ जाएगा आपका सरगुजा, और उसके अलावा फिर से नाम आ जाएगा रायगढ़, जैसा भी आप देखे हैं। उसके अलावा राजनांदगांव, उसके अलावा राजनांदगांव में पत्ता शिल्प देखने को आपको मिलेगा। कहाँ कहाँ, बस्तर में, सरगुजा में, जैसे अभी हम देखे थे इसमें बस्तर देखे थे, बस्तर सरगुजा रायगढ़ था, सेम यहाँ पर भी देखिएगा बस्तर है, सरगुजा है, रायगढ़ है, यहाँ पर राजनांदगांव में भी आपको पत्ता शिल्प देखने को मिलेगा। अगर हम जनजाति की बात करते हैं, अगर मैं बात करूं जनजाति की, तो कौन सी जनजाति है यहाँ पर, किस जनजाति का नाम आएगा, तो इंपॉर्टेंट है पनारा जनजाति। कौन सी जनजाति या पनारा जाति, ठीक। इसको एक्चुअल में जनजाति ना बोल के इसको आप जाति बोलिए, क्योंकि एक सेकेंड इसको हटा दीजिए ऐसा, ठीक है। ये पनारा जो जाति है, पनारा जाति के लोग क्या करते हैं, पत्तों से कलात्मक चीजें बनाते हैं। पनारा जाति के लोग जो हैं वो पत्तों से कई सारी कलात्मक चीजें बनाते हैं। क्लियर है। तो पत्ता शिल्प से आपको याद रखना है कौन सी जनजाति का प्रमुख कार्य है, ये अगर आया तो पनारा जाति का है। और कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक है, तो आपको दिख रहा है 4 क्षेत्रों में है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कंघी कला। इंपॉर्टेंट लगाइए कंघी कला को। कंघी कला फिर से कहां पर है, तो ये याद रखिएगा फिर से है बस्तर क्षेत्र में। मोस्टली आपको जितना पढ़ा रहा हूं वो कहां पर आपको एक ना एक बस्तर क्षेत्र में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। तो जो जनजाति जीवन में ये जो कंघी कला की है, ये एक प्रकार से सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। याद रखिएगा ये जो कंघी कला है उसको जनजाति जीवन में कंघी जो है, कंघी को क्या माना जाता है, कंघी को सौंदर्य व प्रेम का प्रतीक माना जाता है। सौंदर्य व प्रेम का प्रतीक माना जाता है। याद रखिएगा किसको माना जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर मैं आपको बता रहा हूं बस। जनजाति जीवन में किसको, कंघी को सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, समझ रहे हैं। और मुख्य रूप से कहां पर, इसको बस्तर क्षेत्र में मुख्य रूप से इसको प्रेम का प्रतीक माना जाता है, समझ रहे हैं। तो बस्तर की जो मुरिया जनजाति है, कंघियों में क्या कहते हैं, घड़ाई के सुंदर अलंकरण के साथ रत्न भी उसमें क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से रत्न लगाते हैं। किसमें, जैसे कंघी कला में बात करूं अगर, ये देखिए ये है कुछ इस प्रकार की अगर कंघी, ये इस प्रकार की कंघी, आप तो जानते हैं कंघी कैसी रहती, ठीक। ये सामान्य कंघी ही है एक प्रकार से देखा जाए तो। ये जो आपका कंघी देखते हैं ना, ये सामान्य प्रकार से कंघी ही है। इसमें क्या करते हैं, बस्तर जनजाति की बस्तर क्षेत्र की जो एक मुरिया जनजाति है, तो मुरिया जनजाति क्या करती है, इसी जो कंघी है उस कंघी में अनेक अनेक प्रकार के रत्न है, छोटे छोटे आभूषण है, क्या करते हैं इसी कंघी में लगाते हैं, जिससे और अच्छे से आकर्षण दिखने लगता है। कौन, ये कंघी जो है, समझ रहे हैं। अब बात आती है, याद रखिएगा ये कलात्मक अलग अलग चीजें करते हैं। कौन, कलात्मक रूप से अलग अलग चीजें कौन करते हैं, मुरिया जनजाति के द्वारा बस्तर में। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि कंघी बनाने का श्रेय किसको जाता है, जो कंघी, ये देखिए ये क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से सजाते हैं कंघी को। लेकिन कंघी बनाने का क्वेश्चन आ जाए, छत्तीसगढ़ में कंघी बनाने का श्रेय किसको जाता है, कौन सी जाति को कंघी बनाने का श्रेय जाता है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कंघी बनाने का श्रेय जाता है आपके छत्तीसगढ़ के बंजारा जाति को, छत्तीसगढ़ के बंजारा जाति को। क्लियर है, समझ आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, कंघी कला कहाँ के लिए है, कहाँ फेमस है, तो बस्तर में। कंघी कला मुख्य रूप से, कंघी कला में मतलब कंघी बनाने का श्रेय किसको जाता है, बंजारा जाति को जाता है। क्लियर है, यहीं से कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है धातु कला।
धातु कला नाम से ही समझ आ रहा है, अलग अलग धातुओं से क्या बनाई जाती है, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं। और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो कहाँ पर है, तो देखिएगा ये मुख्य रूप से कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो देखिएगा छत्तीसगढ़ में धातुओं को शिल्पकला में परिवर्तित करने का कार्य कई प्रकार की जातियां करते हैं। समझ रहे हैं। जो भी धातु है, अब इसको क्या करेंगे, धातु है, जैसे मैं बात करूं पीतल है, कांसा है, लोहा है, कई प्रकार की जो धातु हैं, इन धातुओं को क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, गलाकर अलग अलग रूप में परिवर्तित करते हैं। अलग अलग परिवर्तित करते हैं, किस में परिवर्तित कर रहे हैं, आप इसको परिवर्तित करो शिल्पकला में। समझ रहे हैं ना, इसको आप अलग अलग शिल्पकला में परिवर्तित कर रहे हो। जैसे एक मूर्ति बना दिए, एक किसी कांसे से, पीतल से अलग अलग मूर्ति बना दिए। और ये जनजाति, कई अलग अलग जनजातियां बोल सकते हैं, जाति इसके लिए निर्माण करती है, कौन सा, अलग अलग शिल्पकला का निर्माण करती है। जैसे मैं बात करूं बस्तर में कौन सी जनजाति है, तो बस्तर में है आपकी, याद रखिएगा, घड़वा जाति। अभी पढ़े हैं ना। ये देखिए बस्तर में घड़वा जाति के द्वारा क्या किया जाता है, ये देखिएगा एक सेकंड। बस्तर में अभी मैं आपको बताया था धातुओं से विभिन्न प्रकार की क्या बनाई जाती है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है, उसी को तो आप घड़वा कला बोल रहे हैं। लेकिन वो बस्तर में, याद रखिएगा, धातु और मोम को पिघलाकर बना रहे हैं। यहाँ पर भी तो हम वही बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम तो बात कर रहे हैं धातु की, तो धातुओं को यहाँ पर भी तो पिघलाया जाएगा, पिघला के विभिन्न प्रकार की वहाँ पर आर्ट बनाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाएगी, ठीक, विभिन्न प्रकार की शिल्पकला बनाए जाएंगे। तो बस्तर में कौन करते हैं, ये काम घड़वा जाति के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें सरगुजा में, तो सरगुजा में ये धातु कला का काम कौन करते हैं, सरगुजा में है मलार जाति के द्वारा किया जाता है, मलार जाति के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा कसेर जाति के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा देखेंगे तो भरेवा जाति के द्वारा किया जाएगा। ये सब के सब किस में है, ये याद रखेगा, ये है आपके बस्तर क्षेत्र में है। आ रहा समझ में। रायगढ़ में अगर मैं बात करूं तो रायगढ़ में याद रखेगा, ये झारा जाति के द्वारा किया जाता है। झारा जाति इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इस दोनों को इंपॉर्टेंट। रायगढ़ में याद रखेगा झारा जाति के द्वारा, सरगुजा में मलार, कसेर और भरेवा जाति के द्वारा, और बस्तर में घड़वा जाति के द्वारा धातु कला का कार्य, अर्थात धातुओं को शिल्पकला में परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है। समझ रहे हैं, क्लियर है। तो सरगुजा में तो 3 जनजाति है, उसमें भी ये तीनों जो मैं आपको बताया हूँ, मलार है, दूसरा आपको बताया हूँ कसेर है, और तीसरा है भरेवा। कहाँ, सरगुजा में। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। और इन तीनों में भी सर्वाधिक बोल सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ, तीनों में सर्वश्रेष्ठ तो शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, तीनों में श्रेष्ठ कौन सा होगा, तो तीनों में से श्रेष्ठ होगा, याद रखिएगा, मलार। तीनों की बात कर रहा हूँ, बस जो सरगुजा में मलार, कसेर और भरेवा जाति है, उसमें भी मलार जो है श्रेष्ठ है धातु कला के रूप, मतलब धातु कला के लिए श्रेष्ठ है। कहाँ, मलार जाति। क्लियर है, आ रहा समझ में। मलार जाति जो है का व्यावसायिक देव जो है वो है लोहा झाड़ ही है। ये जो मैं मलार जाति बता रहा हूँ, यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, मलार जाति, जो सरगुजा में जो मलार जाति के द्वारा जो धातु कला का काम किया जाता है, ये मलार जाति का व्यावसायिक देव ही है। मलार जाति का व्यावसायिक देवता कौन है, तो व्यावसायिक देवता ही है इनके, जिसका नाम क्या है, लोहा झाड़। ठीक है, क्या है, लोहा झाड़। समझ रहे हैं। मलार जाति का व्यावसायिक देव किसको बोलेंगे आप, लोहा झाड़ है, लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, धातु कला से संबंधित इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बता रहा हूँ वो क्लियर है। तो ये तो है अलग अलग क्षेत्र के लिए धातु कला। बस्तर में आपका घड़वा जाति के द्वारा, सरगुजा में मलार, कसेर और भरेवा, और रायगढ़ में है झारा जाति के द्वारा। क्लियर है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला है तीर धनुष कला। अगला है तीर धनुष कला। देखिए तीर धनुष कला क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक धनुष है, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस तीर धनुष देखिए, ये मान लीजिए धनुष है। इसमें क्या किया जाता है, इसी धनुष में ही क्या किया जाता है, लोहे की किसी गर्म सलाख को रखते हैं, और इसमें क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं, कलात्मक अलंकरण करते हैं, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर कलात्मक आकृति बनाई जाती है। समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक प्रकार से धनुष है। इसमें लोहे की कहीं गर्म सलाख रखे हैं यहाँ, और इससे एक कोई आकृति बन गई, यहाँ कोई आकृति बन गई, तो इसी को ही तीर धनुष कला कहा जाता है। समझ रहे हैं, ठीक। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है पढ़ने का। अगला देखते हैं प्रस्तर शिल्प। अगला क्या है, प्रस्तर शिल्प। तो ये भी प्रमुख रूप से कहाँ पर फेमस है, प्रस्तर शिल्प, ये भी है बस्तर क्षेत्र में, आपके यहाँ प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में। तो बस्तर क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में प्रस्तर शिल्प जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो चित्रकूट क्षेत्र, जो अपने चित्रकूट कहाँ पर है,
आपका वहाँ देखा जाए बस्तर में है, तो बस्तर का जो चित्रकूट क्षेत्र है तो क्या करता है, प्लस्तर शिल्प के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर प्लस्तर वाला डायग्राम आपको दिखा दूंगा। तो जो बस्तर का जो बोल सकते हैं चित्रकूट वाला जो क्षेत्र है, बस्तर का चित्रकूट वाला जो क्षेत्र है वो प्लस्तर के लिए क्या है, सर्वाधिक रूप से क्या है, प्रसिद्ध है। विशेष रूप से वहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध है बस्तर का जो चित्रकूट वाला क्षेत्र है वो। क्लियर, बस इतना ही आपको करना है। अगला है मुखौटा कला। मुखौटा कला का मतलब आप समझ सकते हैं कि चेहरे में पहनने वाली किसी भी प्रकार की वस्तु। आप सब देखे हैं मुखौटा कैसे होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग जनजाति जो है मुखौटे का अलग अलग यूज़ करती है। जैसे कई लोग इसको नृत्य में यूज़ करते हैं, कई लोग अगर नाटक है तो नाटक में मुखौटा लगा के यूज़ करते हैं, कई लोग किसी उत्सव में इसका उपयोग करते हैं। तो कई प्रकार की चीज़ें हैं जिससे आप अभी विभिन्न प्रकार के अवसरों पर मुखौटों का अलग अलग प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगर मैं बात करूं कि छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में जो भतरा जनजाति है, छत्तीसगढ़ में भतरा जनजाति तो इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में भतरा जनजाति में प्रॉपर देखा जाए तो भतरा जनजाति का एक प्रमुख नाटक बोल सकते हैं, प्रमुख नृत्य है जिसका नाम है, सॉरी नाटक नहीं, प्रमुख नृत्य है जिसका नाम है भतरा नाट। आपको सबको पता होगा भतरा नाट। तो भतरा नाट में मुख्य रूप से मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, मुखौटों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मुखौटों का प्रचलन है किसमें, भतरा नाट में। आ रहा है समझ में, भतरा नाट किसका है, भतरा जनजाति का है। अगर मैं बात करूं बस्तर में मुरिया जनजाति के द्वारा, बस्तर में अगर मैं बात करूं मुरिया जनजाति के द्वारा, तो मुरिया जनजाति में भी जो भी जितने भी प्रकार के वहां पर नृत्य होंगे वहां पर किसका यूज किया जाता है, मुखौटे का यूज किया जाता है। आ रहा है समझ में। किसी भी प्रकार का अगर उत्सव हो रहा है, कई जनजातियों में अगर किसी भी प्रकार का उत्सव हो रहा है, सभी जनजातियों की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं अब 2 एग्जाम्पल के लिए बताया, वैसे ही कुछ एक 2 और जनजातियां हैं जहां पर उत्सव के समय में, नाटक के समय में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो ये तो रहे कुछ छत्तीसगढ़ के जितने भी कला है, चित्रकार है, ये चित्रकला है, इन सभी चीज़ों को उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। डिटेल से आपको बता चुका हूँ। इससे बाहर आपका कला से रिलेटेड शिल्प, छत्तीसगढ़ की जो जनजाति शिल्प है, चित्रकला है, इससे रिलेटेड बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।